पहले चैप्टर का नाम है संबंध व फलन। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें संबंध के बारे में पढ़ना है। हालांकि 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है संबंध क्या होता है क्या नहीं होता है। तो पहले संबंध के बारे में पढ़ेंगे, फिर संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद में फलन और फलनों के टाइप पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है गणित की एक शाखा है जिसका नाम है अमूर्त बीजगणित, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अमूर्त बीजगणित में क्या होता है, हमें उन चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं होती। जैसे आपको मैं बोल दूं एक ऐसी चीज सोचो, एक ऐसी शानदार गाड़ी सोचो जो बहुत ही शानदार हो, तो वो फिलहाल तो यहाँ नहीं है ना, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। और या फिर मैं आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखा दूं तो ये मूर्त रूप में है। अमूर्त का मतलब होता है वे चीजें जो हमारे सामने प्रत्यक्ष फिजिकली नहीं हो, वर्चुअली हमें उनके बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ये अमूर्त बीजगणित का एक चैप्टर है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं ये हमारी चिंतन शक्ति को बढ़ाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक टॉपिक है संबंध। संबंध से पहले आपने 11वीं क्लास में टॉपिक पढ़ा था समुच्चय। क्या पढ़ा था? समुच्चय। वहीं से संबंध बनता है। तो समुच्चय के अंदर हमने एक चीज और पढ़ी थी, कर्मित गुणा या कार्तीय गुणा पढ़ा था, याद है क्या? तो पहले उसी से शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पे 2 सेट लिख रहा हूं। ए सेट मैंने लिख दिया मान लो ABC, और एक सेट लिखा मैंने B, इसमें 2 एलिमेंट लिख दिए 1 2। समुच्चय तो समझते हो, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अब इनका कार्तीय गुणा, तो जैसे मान लो मैं A और B का कार्तीय गुणा करूं तो A क्रॉस B की परिभाषा ये है कि इसके अंदर जो कर्मित युग्म आते हैं उसमें पहला अवयव A का होता है और दूसरा किसका होता है? B का। तो A क्रॉस B का मतलब है पहला अवयव A का लेना है, दूसरा B का लेना है। तो A का 1 के साथ ऐसे युग्म बना दो, फिर A का युग्म बना दो 2 के साथ, इसी तरीके से B का बनेगा। तो B का युग्म B के साथ 1 के साथ, B का 2 के साथ, इसी तरह से फिर C का 1 के साथ बनेगा और C के साथ 2 का युग्म बनेगा। ये A क्रॉस B कहलाता है। A और B का ये कार्तीय गुणा कहलाता है। इसको हम कार्तीय गुणा बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, एक ही बात है। अब संबंध क्या होता है? संबंध की परिभाषा आपको बताई गई थी 11वीं क्लास में। A क्रॉस B का प्रत्येक उप समुच्चय एक संबंध कहलाता है। गणित के अंदर संख्याओं में संबंध होता है ना, जैसे 5 4 से बड़ा है, ये एक संबंध ही तो है। 2 रेखाएं समांतर होती है, ये उन दोनों रेखाओं में क्या है? एक संबंध है। ऐसे हम बहुत सारे प्रकार के संबंधों का अध्ययन करेंगे। तो संबंध की सही परिभाषा क्या है? सही परिभाषा है A क्रॉस B का प्रत्येक उप समुच्चय एक संबंध होता है। अब जैसे ये A है तो इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे? उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। तो इसमें 3 अवयव हैं तो 2 की पावर 3, इसके 8 उप समुच्चय बनेंगे। इसके उप समुच्चय बनेंगे 2 की पावर 2, 4 उप समुच्चय बनेंगे। वैसे ही A क्रॉस B के कितने उप समुच्चय बनेंगे? वो सारे के सारे संबंध होते हैं, सारे के सारे संबंध होंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट है? फिलहाल 6। तो इसके उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 6 64 होगी। 2 की पावर 5 32 होती है, 2 की पावर 4 16 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है, 2 की पावर 6 64 उप समुच्चय होंगे। इसके वो जो 64 के 64 उप समुच्चय है ना, वो सारे के सारे संबंध है। और वो संबंध कहां से कहां परिभाषित है? A से B में। किस में परिभाषित है? A से B। इसके जितने उप समुच्चय। अच्छा फिलहाल ये बताओ, अगर मैं आपको बोलूं इसके 1 2 उप समुच्चय बताओ तो बना सकते हैं क्या हम? बना सकते हैं ना इसके उप समुच्चय। मान लो इसका मैंने उप समुच्चय बना दिया A और C लेके, 8 बन सकते हैं। 8 में से कोई से भी लिख दो आप लोग। ये भी एक उप समुच्चय AB, ये भी एक उपसमुच्चय FI, या आप B और C ले लो, ये भी उपसमुच्चय। वैसे इसके भी तो उपसमुच्चय बन सकते हैं, नहीं बन सकते क्या? फॉर एग्जाम्पल इसका कोई उपसमुच्चय बताओ। जैसे मान लो हमने उपसमुच्चय ले लिया इसमें A1 और B2, क्या ये उपसमुच्चय जो मैंने समुच्चय लिखा है वो इसका उपसमुच्चय है क्या? A क्रॉस B का
उपसमुच्चय बनाने का मतलब होता है इसके एक दो एलिमेंट उठाओ और उसका नया समुच्चय बना दो, यही तो मतलब होता है ना। ये जो उपसमुच्चय मैंने लिखा है ना, ये एक संबंध है R1। इस संबंध को मैंने नाम दे दिया R1। R का मतलब रिलेशन, रिलेशन का मतलब संबंध। ये R1 संबंध जो है वो किस में परिभाषित है? A से B में। मतलब पहला अवयव A का होगा, दूसरा अवयव किसका होगा? ऐसे जितने उपसमुच्चय आप लिख सकते हो वो सारे के सारे संबंध है। ऐसे कितने उपसमुच्चय लिख सकते हैं? इसके 64 लिख सकते हैं। उसमें एक रिक्त समुच्चय भी होगा, खाली होगा। इसका उपसमुच्चय लिखना चाहूं तो क्या ये उपसमुच्चय नहीं है? R2 ये उपसमुच्चय नहीं है क्या? बताओ इसका। खाली समुच्चय भी तो सबका उपसमुच्चय होता है। जैसे ये फाई है, फाई किसका उपसमुच्चय है? का, तो इसका भी तो एक फाई उपसमुच्चय। ये रिक्त संबंध कहलाता है। यह क्या कहलाता है? रिक्त संबंध कहलाता है। वैसे इसको तुच्छ संबंध भी बोलते हैं, ट्राइवल रिलेशन बोलते हैं इंग्लिश में, तुच्छ संबंध भी बोलते हैं इसको। ये भी एक संबंध है। इसको स्पेशली रिक्त संबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? रिक्त संबंध बोला जाता है। एक संबंध ऐसा भी होता है, इसमें हम सारे के सारे अवयव भी लिख सकते हैं। जैसे अपने इसका उपसमुच्चय लिखना हो तो क्या इसका उपसमुच्चय ये खुद नहीं होता, सारे अवयव लिख दें? होता है कि नहीं होता है? तो वैसे ही अगर इसके सारे अवयव लिख के मतलब इसी को संबंध बना दो R3, ये पूरा का पूरा सेट, तो उसे सार्वत्रिक संबंध भी कहते हैं, जिसमें सारे अवयव भी भाग लें। अगर कोई संबंध A से B में परिभाषित है तो A के सारे अवयवों का B के सारे अवयवों से संबंध हो तो वो क्या कहलाता है? सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। किताब में ऐसी परिभाषा लिखी हुई है। तो रिक्त संबंध कौन सा होगा? रिक्त संबंध का मतलब जिसमें किसी भी अवयव का किसी भी अवयव से संबंध ना हो। और सार्वत्रिक संबंध का मतलब होता है A के सारे अवयवों का B के सारे अवयवों से संबंध हो, वो सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। कई लोग इसको समष्टीय संबंध भी बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन इसको बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं इसको। इतनी बात समझ में आई क्या आपको? ठीक है, अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। अब मैं आपके सामने एक संबंध लिख रहा हूं R। पहले एक समुच्चय A लिख देते हैं। A के अंदर एलिमेंट वही 1 2 3 है और B के अंदर एलिमेंट है मान लो X Y। ठीक है, तो एक संबंध R1 बना रहे हैं। एक का संबंध X से, एक का संबंध Y से, दो का संबंध X से। पहले बताओ क्या ये संबंध है A से B में? बताओ ये A से B में संबंध है क्या? ये A से B में संबंध है। मैंने एक क्रॉस भी नहीं लिखा है, मैंने A से B में सीधा क्या बनाया? एक रिलेशन बनाया। अब इसके प्रांत की बात करते हैं। इसका प्रांत, तो जो पहले पहले अवयव होंगे वो क्या होगा? प्रांत होगा। पहला अवयव इसका है 1 और 2, ये इसका प्रांत है। और इसका परिसर जो दूसरा है, दूसरा क्या है इसमें? X और Y, ये इसका परिसर है। समझ में आई बात? अच्छा, ये जो अवयव है ना, एक बार मैं इस संबंध को नाम R ही दे रहा हूं। ये जो अवयव है ना, ये अवयव इस संबंध R का है। इसको लिखा कैसे जाता है? ऐसे लिखा जाता है, एक X बिलोंग कर रहा है R में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक का संबंध X से है, ऐसा कर्मित युग्म R में है। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, एक रिलेशन X, मतलब एक का रिलेशन X से, ऐसे भी लिख सकते हो। इनको दो तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से। मतलब जैसे ये 2X है, ये बिलोंग करता है R में, इसका मतलब है 2X नाम का अवयव R में है। और इसका मतलब ये होता है कि 2 का रिलेशन X से है। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 रिलेशन X, एक ही बात है, कोई दिक्कत इसमें? बस ये केवल लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। अब आएगा संबंधों का प्रकार। संबंध अपने जो है यहाँ पे 3 प्रकार के हैं मूलतः। सबसे पहले है सौतुल्य संबंध। सबसे पहले जो है वो सौतुल्य संबंध है। देखो ये जो स्टार्टिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ये आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है।
लेकिन धीरे धीरे जब सवाल चलेंगे तब जाके आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपके सामने एक संबंध लिख रहा हूं। संबंध का नाम है समुच्चय एन में है। ये किस में है? ये एन में। एन का मतलब ये हो गया कि एन से अवयव लेने और एन के ही आने चाहिए, एन के अवयव लेने और एन के ही आने चाहिए। ठीक है, मैं एक संबंध लिख रहा हूं पहले आर, एन के नहीं, पहले चलो अपने एक छोटा सेट ले लेते हैं ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें संबंध कोई आर है, इसका मतलब अवयव इसी का लेना है और इसी का ही आना चाहिए। तो 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का मतलब दूसरा सेट भी यही है। जो दूसरा सेट है ना सामने वाला वो यही है, दूसरा नहीं है, बस यही ए और यही बी है, ये समझ लो। अब मैंने इसके अंदर एक संबंध लिख दिया 1 1 2 2 3 3, आगे लिख दिया 1 1 3, आगे लिख दिया 2 3, ऐसे करके एक संबंध बना दिया। तो क्या ये ए से ए में एक संबंध है क्या? पहले बताओ, संबंध है ना? ये पहला अवयव ए का है, दूसरा अवयव भी किसका है? ए का, तो ये ए में संबंध हो गया। अब आप यहाँ पे ये देखो ए के अंदर जो तीनों अवयव हैं, क्या तीनों का खुद से संबंध है क्या? देखो इसमें 1 है, 1 का संबंध 1 से है ना, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध है खुद से है कि नहीं है? अगर ऐसा खुद से संबंध हो जाता है ना तो उसे हम समतुल्य संबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा समतुल्य संबंध क्या होता है। अब मान लो एक और सवाल करते हैं। एक समुच्चय है ए, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी, मैंने इसमें एक संबंध आर लिखा, आर लिखा, ए का संबंध ए से, बी का संबंध बी से, ए का संबंध सी से, सी का संबंध ए से। अब पहले तो ये बताओ ये संबंध है क्या? दूसरा सेट यही है, ये ए में ही परिभाषित है। ए में परिभाषित होने का मतलब ए से बी नहीं है, इसी के अवयव लेने और इसी का ही सामने वाला अवयव लेना, दोनों इसी के ही लेने हैं। तो दूसरा अवयव, दूसरा समुच्चय भी यही है, ए बी सी। अब बताओ आप, ए का ए से, बी का बी से, मतलब ऐसे ए का ए से, बी का बी से, फिर ए का सी से, उसके बाद सी का ए से, तो संबंध तो हो गया ना ये। अच्छा, अगर क्रमिक युग्म बनाते ए क्रॉस ए तो क्या बनता बताओ? ए क्रॉस ए में कितने अवयव आते? ए क्रॉस ए में कितने आते? 9। कौन कौन से आते बता सकते हो? ए बी ए सी, उसके बाद बी ए बी 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 सी, फिर सी ए सी बी। क्या उन्हीं में से ये नहीं है क्या? तो यही तो संबंध होता है। उनका एक उप समुच्चय बना दो, वो क्या बन जाता है? अब बात करें ये संबंध समतुल्य है क्या? समतुल्य का मतलब होता है अगर कोई संबंध ए में परिभाषित है तो ए के प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध होना चाहिए। अब बताओ ए में 3 अवयव हैं, क्या तीनों का खुद से संबंध है? यहाँ पे है क्या बताओ? नहीं है, तो ये समतुल्य नहीं है। ये क्या नहीं है? समतुल्य नहीं है। ये समतुल्य तभी होगा जब प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध हो। कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो मैं एक उदाहरण और बताता हूं आपको। थोड़ा सा मैं पजल कर रहा हूं इसको, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा हूं। एक संबंध है एन में, किसमें है? एन का मतलब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स, समझ गए आप लोग। इसमें एक संबंध है आर, इसमें लिखा है एक्स का रिलेशन वाई से है। एक्स का रिलेशन किससे है? वाई से है, और एक्स बराबर वाई है। इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब ये है, ये कह रहा है एक्स का रिलेशन वाई से तब होगा जब एक्स बराबर वाई होगा। इसका मतलब ये हो गया अगर मैं आपसे पूछूं एक्स का रिलेशन वाई से कब होगा, तो आप ये बोलोगे सर तब होगा जब एक्स बराबर किसके होगा। अब मैं आपसे उल्टा पूछ रहा हूं, 5 का संबंध 5 से कब होगा? 5 का संबंध किससे होगा? तो तुम ये कहोगे 5 का संबंध उससे होगा जो 5 के बराबर है, और 5 के बराबर कौन होता है? 5 ही होता है। समझ गए आप लोग? मैं इस संबंध को थोड़ा सा विस्तारित कर रहा हूं, दोबारा लिख रहा हूं इसी संबंध को दूसरे रूप में। अवयव इसमें से लेने हैं, इनमें से। जैसे यहां हमने संबंध बनाया था आर, अवयव कहां से लिए थे? अब किससे लेंगे? एन में पहला अवयव कौन सा होता है?
1। अब बताओ एक का संबंध किससे होगा? x का संबंध y से तब होता है जब x y के बराबर हो। तो एक का संबंध किससे होगा? 1 से। क्यों होगा 1 से? क्योंकि 1 किसके बराबर होता है? अब बताओ 2 का संबंध किससे होगा? 2 का 3 से क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 3 के और बराबर क्यों ले रहे हैं ये और बताओ? क्योंकि संबंध में यही लिखा है x का संबंध y से कब होगा? जब x y के क्या होगा? बराबर होगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ 2 का संबंध 2 से होगा, 3 का संबंध 3 से होगा, 4 का संबंध। क्या ऐसा कोई n में अवयव है जिसका इस रिलेशन के मुताबिक संबंध ना हो? बताओ कोई ऐसा अवयव है आपके ध्यान में n के अंदर कोई 20 30 50 जिसका खुद से संबंध ना हो? खुद से संबंध ना हो ये पूछ रहा हूं मैं। चलो ये बताओ इस सवाल के मुताबिक क्या 50 का संबंध 51 से हो सकता है? तो 50 का किससे होगा? और 51 का? तो कोई ऐसी संख्या नजर आ रही है जिसका खुद से संबंध ना हो? आ रही है क्या बताओ? नहीं आ रही ना। इसका मतलब ये संबंध क्या है? समतुल्य संबंध है। कौन सा संबंध है ये? ऐसे अभी मैं और उदाहरण दूंगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बात कट कर दी थी कि जब तक बताऊंगा तब तक ऐसा लगेगा पूरा समझ में नहीं आ रहा है। आ जाएगा तो भी ये वहम रहेगा कि पूरा समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। अब मैं एक उदाहरण और लिख रहा हूं, अब आपकी चीजें यहां क्लियर होना शुरू हो जाएगी। संबंध वही n में है, ठीक है? n में मतलब अवयव n के ही लेने हैं, दोनों अवयव n के ही लेने हैं, पहले वाला भी दूसरे वाला भी, ठीक है? अब एक संबंध r है, अब है x का संबंध y से, और x का संबंध y से तब है जब x छोटा है y से। x किससे है? छोटा। ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है x का रिलेशन y से कब होगा इस रिलेशन के मुताबिक? जब x छोटा होगा। अब सोच के जवाब देना, बिना सोचे जवाब मत देना। सबसे पहले अवयव कौन सा होता है n में? 1 होता है। चलो यही रिलेशन दोबारा लिख रहा हूं मैं। एक का रिलेशन बताओ किससे हो सकता है? एक का संबंध 1 से हो सकता है क्या? पहले तो ये बताओ। नहीं हो सकता। पक्की बात है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 से छोटा नहीं होता है। छोटा होता तो हो जाता। तो 1 से छोटा नहीं होता तो किससे छोटा होता है? और तो ऐसे करके 1 का संबंध 2 से भी हो सकता है, 1 का 3 से भी हो सकता है, 1 का 4 से, ये चलता रहेगा। तो 1 का संबंध 1 से सारी बड़ी संख्याओं से हो जाएगा। अगर ऐसे ही हम 2 का बनाना चाहें तो बताओ 2 का किससे होगा? क्या 2 का 1 से संबंध हो जाएगा? 1 का 2 से, 10 का 11 से, और 11 का 10 से, 10 का 10 से। तो ऐसा इसमें कौन सा अवयव जिसका खुद से संबंध है? कोई नहीं है। तो फिर ये सम्मित समतुल्य है या नहीं है? नहीं है। अब क्लियर हुआ थोड़ा सा? ठीक है। मैं एक संबंध और लिख रहा हूं। तो ये संबंध समतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? तो किसी भी अवयव का खुद से संबंध नहीं है। चाहे हजारों अवयवों का खुद से संबंध हो जाए, अगर एक ऐसा मिल जाएगा ना जिसका खुद से संबंध नहीं हो रहा है तो वो समतुल्य नहीं होगा। एक ढूंढना है हमें जहां समतुल्य नहीं हो रहा और हम कह देंगे ये समतुल्य नहीं है। एक मिल जाएगा तो भी बहुत है। ठीक है। अब एक और संबंध लिख रहा हूं मैं। एक समुच्चय है ए, और ए है सरल रेखाओं का समुच्चय। ए क्या है? इसमें दुनिया की सारी सरल रेखाएं हैं। जैसे हमने अभी फिलहाल एन लिया था, एन में क्या था? सारी प्राकृत संख्याएं थी। अब ए में क्या है? सारी सरल रेखाएं हैं। ठीक है। तो अब एक संबंध लिख रहे हैं आर। L1 कोई रेखा है, L1 का रिलेशन L2 से है, और ये तब है जब L1 समांतर है L2 के। L1 किसके समांतर है? अगर ये कोई दो रेखाएं हैं, L1 L2 जो है ना वो A से है। मैं यहां लिख देता हूं L1 L2 बिलोंग करती है A से।
तो L1 और L2 क्या चीज हुई? दो संख्या तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती दो संख्या? अरे हमारे पास जो समुच्चय वो संख्याओं का थोड़ी है। मैं ये कह दूं इस क्लास में से दो समांतर रेखाएं बताओ, तुम दो बच्चे निकाल के थोड़ी दोगे मेरे, ये ले दो समांतर रेखा है। वो तो समुच्चय में क्या है वो देखना पड़ेगा। इस समुच्चय में क्या है? तो इससे हमने L1 L2 दो अगर एलिमेंट लिए हैं तो इसका मतलब वो दो रेखाएं हैं। दो क्या है? और उन दोनों का संबंध तब है जब दोनों क्या है? समांतर है। बात समझ में आ गई? अब आप मुझे केवल सोच के बता दो इतना सा कि इस समुच्चय के अंदर ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो खुद के समांतर नहीं होती, या सारी खुद के समांतर होती है? कोई भी रेखा वो खुद के समांतर मानी जाती है नहीं मानी जाती? मानी जाती है। समांतर रेखाओं की डेफिनेशन क्या है? समांतर रेखाओं की डेफिनेशन ये है कि उनके बीच की दूरी कभी भी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक रेखा हमने बना दी, दूसरी भी यही है, क्या इनके बीच में दूरी कम हो जाएगी? नहीं होगी। तो प्रत्येक रेखा खुद के क्या मानी जाती है? समांतर मानी जाती है। तो इसमें कोई ऐसी रेखा है क्या जो खुद के समांतर नहीं होती? सारी होती है कि नहीं होती? सारी होती है ना। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस संबंध को ऐसे लिखना चाहूं तो क्या L1 L1 नहीं लिख सकता? भी L1 का रिलेशन किससे है? L1 से। क्यों है? क्योंकि L1 L1 के क्या है? समांतर है। ऐसे ही तुम कोई दूसरी लेना चाहो, मान लो आपने L2 रेखा ले ली, अब बताओ L2 रेखा दूसरी L2 के समांतर है या नहीं है? तो L2 L2 के ही समांतर है। समझ में आ रही है बात ये? तो क्या इस समुच्चय के अंदर कोई ऐसी रेखा है जो खुद के समांतर नहीं होती, या सारी होती है? सारी समांतर होती है ना। इसका मतलब ये संबंध कौन सा है? अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं। L1 का रिलेशन L2 से तब है जब L1 लंबवत है L2 के। अब थोड़ा सोच के बताओ, क्या यह समतुल्य होगा? होगा क्या समतुल्य? क्यों? आपको इतना सा देखना है, इसके अंदर एक रेखा उठाई, वह रेखा मतलब वो रेखा खुद के लंबवत है क्या, ये देखना है। अगर लंबवत हो गई तो वो समतुल्य, वरना नहीं है। अब कोई भी रेखा आपने उठा लिया L1, क्या ये L1 रेखा इस L1 के लंबवत है क्या? नहीं है, लंबवत नहीं है ना। नहीं है तो इसका मतलब समतुल्य नहीं है। तो ये समतुल्य नहीं है। कोई दिक्कत इसके अंदर? समझ में आ रही है बातें ये? बाकी सवाल और करेंगे, अपने सवाल करेंगे तब आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। अब दूसरे संबंध का प्रकार, किताब में बहुत है ऐसे उदाहरण। दूसरे संबंध का प्रकार अब आता है दूसरा संबंध, जिसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। जो समतुल्य संबंध होता है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। मैं ये लिखाऊंगा आपको सारी चीजें जो समझा रहा हूं मैं। अब दूसरे टाइप का संबंध है सम्मित संबंध। इसको इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। इस रिलेशन का मतलब है, यदि कोई संबंध R A में परिभाषित है तो A के अंदर आपने अगर दो एलिमेंट लिए A और B, और यदि A का रिलेशन B से हो तो B का रिलेशन अगर A से हो जाए तो फिर उसे हम सिमेट्रिक रिलेशन या सम्मित संबंध बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? सुनो, मान लो एक संबंध है A में परिभाषित, ठीक है। यदि एक्स वाई बिलोंग टू R तो वाई एक्स बिलोंग टू R हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो वो संबंध सम्मित कहलाता है। एक्स का रिलेशन वाई से हो और आपको ये दिख जाए कि यहाँ वाई का रिलेशन भी एक्स से हो रहा है तो वो संबंध सम्मित कहलाता है। ठीक है, वो बात याद रखना। कई बार ऐसा लगेगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर वो धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है ना, ये बात मत भूल जाना ताकि तुम डिमोरलाइज ना हो, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है ना। अब एक उदाहरण से समझते हैं इसको। मैं एक संबंध लिख रहा हूं, समुच्चय है एन में नहीं, चलो एक समुच्चय ए ही ले लेते हैं। और ए समुच्चय में एलिमेंट हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसमें एक संबंध आर लिख रहा हूं, 1 1 2 2 2 3 3 2, ये समुच्चय।
सॉरी ये संबंध है, समुच्चय तो ये है, इसमें परिभाषित है ये संबंध R। अब आपको इसमें क्या देखना है, ये बहुत ही आसान है सम्मित। आपको इतना सा देखना है, जैसे एक 2 का संबंध 3 से है ना, आपको ये देखना है इसमें 3 का संबंध 2 से है क्या, बस उल्टा ही देखना है क्या इसमें, तो ये सम्मित है, बस बात खत्म, इतना सही है ये। मतलब मैंने ये बोला था, अगर किसी समुच्चय में कोई संबंध परिभाषित है, x का रिलेशन y से हो तो y का रिलेशन x से है क्या, बस इतना सा ही देखना है। x का रिलेशन y से हो तो देखना है y का x से है क्या। अब तुम ये मत कहना सर इसमें 3 का 4 से नहीं है, फिर 4 का 3 से भी नहीं है, ये नहीं बोला मैंने ये बोला है 3 का 4 से हो तो 4 का 3 से देखना है। तुम अपनी तरफ से नहीं सोचोगे सर इसमें 3 4 4 3 नहीं है। हाँ, अगर मैंने यहां लिख दिया 3 4, अब तुम कहोगे सर 4 3 नहीं है इसमें, इसीलिए तो मैंने लिखा है यदि ये हो तो ऐसे चेक करना है। बात समझ में आ रही है? अगर x का रिलेशन y से हो तो y का रिलेशन x से चेक करना है, अदरवाइज नहीं चेक करना है। अगर ये भी नहीं हो ना, जैसे 2 का ये मैंने हटा दिया मान लो, अब 3 का 2 से इसमें है क्या, इसमें 2 का 3 से है नहीं है, अब ये सम्मित है नहीं है, कोई दिक्कत इसके अंदर। चलो अब एक संबंध और लिखते हैं। एक समुच्चय है ए के अंदर है सरल रेखाएं, ये सरल रेखाएं हैं ए के अंदर, और इसमें एक संबंध R लिख रहा हूं। L1 का रिलेशन L2 से है और L1 का रिलेशन L2 से तब है जब L1 रेखा समांतर है L2 के, और L1 L2 दोनों ही हैं वो A से ली गई है। अब हमें ये चेक करना है ये संबंध सम्मित है क्या। अब आपको ये देखना है सम्मित है तो अब क्या करना है, पहले दो सरल रेखाएं लो। मान लो जैसे कि L1 रेखा है वो L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर। अब तुम उल्टा देखना है, क्या L2 L1 के समांतर होगी या नहीं होगी बताओ। अगर कोई रेखा L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के क्या होगी, समांतर होगी, सिंपल सी बात है। तो ये संबंध क्या हो गया, सम्मित हो गया। अब मैं एक ऐसा संबंध लिख रहा हूं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और वो संबंध है N में। अब संबंध R लिख रहा हूं, X का संबंध Y से है तब है जब X बराबर है Y के, N में है ये। अब बताओ ये संबंध सम्मित होगा क्या सोचना है आपको, इतना सा सोचना है X Y के बराबर है तो Y X के बराबर है क्या, बस इतना ही सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना। होगा क्या बताओ, बस। अब इसको निशान छोटे में बदल देते हैं। अब बताओ सम्मित होगा क्या, X छोटा है Y से तो क्या Y छोटा होगा X से, नहीं होगा। बस सम्मित ऐसे ही चेक होता है। अगर ये रेखाओं वाला है, मैं यहाँ पे समांतर की बजाय लंबवत कर दूं, अब बताओ ये सम्मित है क्या, है या नहीं है, कैसे है सम्मित बताओ। अगर L1 लंबवत है L2 के तो क्या L2 L1 के लंबवत होगी, x अक्ष y अक्ष के लंबवत होता है तो y अक्ष x अक्ष के भी क्या होता है, लंबवत होता है, तो ये सम्मित भी है। चीज समझ में आ रही है आपको धीरे धीरे। अब तीसरा संबंध होता है संक्रामक का। चलो सम्मित में एक और बताओ आपको, अगर x y का पिता है तो क्या y x का पिता होगा, ये सम्मित संबंध नहीं है। x y का भाई है ये भी नहीं होगा। y x की बहन भी तो हो सकती है। बस मैंने यही कहा था, अगर एक बार गलत साबित हो जाए तो तुम यही कहोगे सम्मित नहीं है, चाहे 1000 बार साबित हो जाए। अगर एक बार ऐसी कंडीशन बन रही है कि जहां पे वो सम्मित नहीं हो रहा है तो तुम यही कहोगे सर। गणित के अंदर या साइंस के अंदर कोई भी सिद्धांत 200 सालों तक सही माना जाता है जब तक वो गलत साबित नहीं हो जाता। अब तुम ये कह दो कि भी 200 सालों तक सही था, अब 200 सालों तक गलत साबित करो, फिर बैलेंस बराबर होगा, ये तो कोई बात नहीं है। अब तुम कह दो भी x y का भाई है
वाई एक्स की बहन भी हो सकती है, ये कंडीशन बन रही है। अब तुम कहते हो मैंने तो ऐसे 50 केस देखे, एक्स वाई का भाई है, वहां मुझे वाई एक्स का भाई मिला। तो मुझे एक ऐसा केस मिल गया जहाँ एक्स वाई का भाई था, वहां वाई एक्स की बहन थी। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये बात फॉल्स साबित होगी, तो ये सम्मित नहीं है। समझ में आ गई बात ये? तो इस तरीके से सम्मित होता है। अब लास्ट है संक्रामक, फिर अपने सवालों पे आएंगे। ये सब कुछ लिख के जो मैंने बोला है वो, पहला था समतुल्य रिफ्लेक्सिव, दूसरा था सिमेट्रिक सम्मित, और तीसरा है संक्रामक। संक्रामक या जिसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। संक्रामक संबंध क्या होता है? अगर कोई संबंध मान लो समुच्चय ए में परिभाषित है, ए का रिलेशन बी से हो, फिर बी का रिलेशन सी से हो, तो आपको यह चेक करना है ए का रिलेशन सी से है या नहीं है। ए से बीमारी लगी बी को, बी से बीमारी लगी सी को, तो आप ये देखो ए से बीमारी सी को लगी है कि नहीं लगी। अगर ऐसा पाया जाता है तो इसका मतलब वो रोग संक्रामक रोग है। ऐसा ही होता है, जैसे कोरोना था अपने संक्रामक ही तो था, ए से बी में लगी, बी से सी में लगी, यानी सी ने ये कहा कि मेरे तो बीमारी ए से आई है। तो संक्रामक का यही मतलब है, ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, तो अगर ए का रिलेशन सी से हो तो उसे हम संक्रामक संबंध बोलेंगे। मतलब आपको ये देखना है, एक समुच्चय है वो ए में परिभाषित है, संबंध ए में परिभाषित है, और एक्स रिलेशन वाई हो, वाई रिलेशन जेड हो, तो आपको ये देखना है क्या एक्स का रिलेशन जेड से है। अगर ऐसा पाया जाता है, एक चीज और बताई थी मैंने, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स वाई बिलोंग टू आर, ऐसे भी लिख सकते हो। एक्स का रिलेशन वाई से हो, वाई जेड बिलोंग टू आर हो, और फिर आपको देखना है क्या एक्स जेड बिलोंग करेगा आर में। एक्स का रिलेशन वाई से हो, वाई का जेड से हो, तो फिर क्या एक्स का रिलेशन जेड से होता है या नहीं होता? अगर होता है तो वो संक्रामक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले एक जबरदस्त उदाहरण से शुरुआत करते हैं। संबंध है एन में, एन के अंदर एक संबंध है आर, और ए का संबंध बी से तब है जब ए छोटा है बी से। ए छोटा है, अब बताओ संक्रामक होगा क्या? संक्रामक, बस ये चीज देखनी है आपको, होगा क्या संक्रामक? बताओ आपको क्या फील हो रहा है वो बता दो, होगा या नहीं होगा? मैंने कुछ समझाया आपको संक्रामक के उदाहरणों के बारे में? मैंने आपको एक भी उदाहरण बताया था क्या संक्रामक का? नहीं बताया, तो फिर आपने अपने आप जवाब कैसे दे दिया? आपको पता चला ये चीज कब समझ में आई? आपको पता चला? आपको यही होता है जब हम कंटिन्यू कोई चीज पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं पैटर्न बनना। ये पैटर्न बन गया एक, मतलब वो जो चीजें मैंने जो पीछे दो बताई, आप उनसे आइडिया लगा रहे, आपका जवाब सही था, ये संक्रामक है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन है सी, ये दो चीजें तो हम अपनी तरफ से लिखेंगे, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से। अब आपको ये देखना है क्या ए का रिलेशन सी से होगा, ए का रिलेशन बी से, इसका क्या मतलब है इस सवाल के मुताबिक? ए का संबंध बी से कब होता है इस संबंध के मुताबिक? जब ए छोटा हो बी से। इसका क्या मतलब है? ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो आपको ये देखना है ए का रिलेशन सी से होगा क्या? क्यों होगा बताओ? क्योंकि ए छोटा होगा किससे? बस सीधी सी बात है। अब ए छोटा है सी से तो रिलेशन हो गया। समझ में आ रही है बात? अब मेरा उदाहरण है आपके सामने समांतर रेखाओं वाला, दो रेखाएं समांतर है, ये संबंध है। अब बताओ संक्रामक होगा क्या? L1 रेखा L2 के समांतर है, ये तो लेना ही लेना है, अपने को सोचना ही है। L2 L3 के समांतर है, अब तुम्हें क्या चेक करना है? L1 L3 के समांतर है क्या बताओ? पक्की बात है? अब लंबवत वाला बताओ। पक्की बात है? नहीं होगा। L1 L2 के लंबवत है,
L2 L3 के लंबवत है। अब तुम्हें ये देखना है L1 L3 के लंबवत होगा क्या? होगा। L1 रेखा L2 के लंबवत है, L2 L3 के लंबवत है, तो क्या L1 L3 के लंबवत होगी? तो क्या होगी? समांतर बना के देख लो कॉपी में। अरे L1 रेखा L2 के लंबवत है, L2 L3 के लंबवत है, तो L1 और L3 देखना है क्या पोजीशन बन रही है। हाँ बताओ संक्रामक होगा क्या? अगर L1 L2 के लंबवत है, L1 लंबवत है L2 के, L2 लंबवत है L3 के, तो हो सकता है L1 समांतर आ जाए किसके? L3 के। ये तो सिंपल सी बात है। मान लो जैसे ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है। पेन देना 1 मिनट, एक और दे। ये L1 रेखा है, ये L2 है। L1 L2 को क्या है? L2 L3 के लंबवत है। अब L1 L3 की पोजीशन क्या हुई? ये L1 ये L2 लंबवत, L2 L3 फिर लंबवत, तो L1 L3 क्या हुई? समांतर। L1 लंबवत है L2 के, L2 के लंबवत है L3, है कि नहीं है लंबवत? अब L1 L3 में कंडीशन क्या है? अब क्या है? समांतर है, लंबवत है। अब क्या बोलोगे? है? नहीं, मैंने क्या कहा था? एक कंडीशन ऐसी मिल जाए जहां संक्रामक नहीं हो रहा, उस संबंध को क्या बोलेंगे? संक्रामक है नहीं है। इस कंडीशन में तो हो रहा है, पर इस कंडीशन में तो नहीं हो रहा ना। अरे एक आदमी 99 बार सच बोलता है, एक दिन झूठ बोल दे, उसको सच्चा बोलोगे या झूठा बोलोगे? वो तो झूठा ही होगा। अब आप ये थोड़ी कह दोगे सर इसने 99 बार सच बोला था, आज ही तो बोला है झूठ, तो आज हो गया ना झूठा। तो अगर एक कंडीशन ऐसी मिल जाती है कि जहां पे वो संबंध नहीं हो रहा है, संक्रामक वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो संक्रामक नहीं माना जाएगा, चाहे एक कंडीशन ही मिल जाए ऐसी। चलो आपका भ्रम दूर कर ही देते हैं। मैं आपके सामने एक संबंध लिख रहा हूं। ये तीनों चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई ना आपके? ठीक है, एक बार नोट कर लो आप ये चीजें।